तो हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका दूसरा लेक्चर है आज। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट, मोलर मास, मोलिक्यूलर मास और हैबर बोस प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये अमोनिया देता है हमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनता है, जो आजकल हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है ये। ठीक है, तो इनके लिए इन दोनों सर्स को मिला हुआ है नोबेल प्राइज। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। जो ये मोल कंसेप्ट है, मोलर मास है, मोलिकुलर मास है, पूरी केमिस्ट्री में पीछा नहीं छोड़ेंगे ये। अगर ये आ गए एक बार तो केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसलिए लिखा है मैंने ये इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो देखते रहो और पढ़ो अच्छे से, सब आ जाएगा। बढ़ते हैं अपनी स्लाइड में। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की मोल कंसेप्ट से। ठीक है, तो मोल के बारे में हमें इसमें जानना है। तो मोल क्या है? मोल इज जस्ट ए नंबर। तो मोल इज जस्ट ए नंबर, जस्ट ए नंबर। ठीक है, वो किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसके बराबर है एक मोल की, जो एक मोल की वैल्यू है अपनी वो है 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे नंबर है तो कुछ यूनिट थोड़ी लगाएंगे यहाँ पे, और यही अपना बराबर हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर के। तो नंबर ऑफ एवोगाड्रो, समझे? जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें 1 मोल बनाना, तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 बनानाज। ठीक है, जैसे अगर 1 दर्जन बोलते तो 1 दर्जन में 12 बनाना हो जाती। अगर यहाँ पे 1 मोल बोल लेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना हो जाएंगे अपनी। ठीक है, 2 3। और क्या, और कुछ मान लेते हैं इसको। जैसे 1 मोल पेन हो गया अपने, 1 मोल पेन, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। ठीक है, ये है अपना मोल, एक जस्ट नंबर है, एक नंबर है मोल अपना, लाइक डजन की तरह ही। ठीक है, दर्जन की तरह एक मोल भी एक नंबर है। तो मोल के कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे लेंगे अपना एक कार्बन एटम लेंगे। ठीक है, कार्बन एटम। तो कार्बन एटम में उसके जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, एक न्यूक्लियस बनाता हूँ इसकी, कार्बन एटम की। और थोड़ा नीचे बनाता हूँ इसको। जैसे ये अपने पास है कार्बन एटम की न्यूक्लियस, तो इसके अंदर रहेंगे 6 प्रोटॉन और प्लस 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो बाहर वाली सेल में घूमते रहेंगे इधर उधर। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले वाली सेल में, और उसके बाद रहेंगे अपने, बचेंगे 4 हो जाएंगे दूसरे वाली में। तो इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा मेन मतलब है हमें न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो अगर इसके मास की बात करी जाए तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो ये कितना हो जाएगा अपना? 6 प्रोटॉन और प्लस 6 न्यूट्रॉन और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन का मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, वो बराबर हो जाएगा अपना 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, 24 ग्राम्स। ठीक है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम ही हो जाएगा 1.67 और इंटू 10⁻24, वो भी नेगेटिव का ग्राम्स। और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए यहाँ पे, तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम्स। अगर केजी में बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -31 kg। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए? हमें ग्राम्स में चाहिए ना, क्योंकि छोटे छोटे यूनिट पड़ रहे हैं, अब ग्राम्स में लेंगे इन सबको। तो ये देख रहे हो, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना डिफरेंस है? 10⁻³ का डिफरेंस है। तो ये वाला जो है अपना, ये नेगलेक्ट करेंगे, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को करेंगे नेगलेक्ट। क्यों? क्योंकि ये मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत छोटा है। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 1/1867 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो ये बिल्कुल जो है करीब करीब 0 के बराबर बन रही है ना। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा है, इससे 1/1867 टाइम्स छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन से।
तो इसको नेगलेक्ट करेंगे हम। तो मास ऑफ वन एटम, कार्बन एटम कितना बनेगा, मास ऑफ वन कार्बन एटम बराबर हो जाएगा किसकी वजह से, 6 प्रोटॉन और प्लस 6 न्यूट्रॉन की वजह से। ये नेगलेक्ट कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ इसको मैं, जो 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको जीरो कर दिया, क्योंकि जीरो के बराबर है, बिल्कुल बहुत छोटा है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। मास ऑफ प्रोटॉन नेगेटिव में ऑलरेडी, और उसके डिवाइड कर रहे हैं 2000 और लगा लो इसमें, तो 2000 में से एक पार्ट बना रहा है इसका, ठीक है। तो ये नील के बराबर हो जाएगा अपना। तो जो मास ऑफ कार्बन एटम आया, मास ऑफ वन कार्बन एटम बराबर हो जाएगा 6 और 6 12, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये P है यहाँ पे, ठीक है। बट P मान लो चाहिए N मान लो, दोनों को, तो प्रोटॉन प्रोटॉन लिख देता हूँ मैं इसको, ये 6P है क्योंकि ये हम नेगेटिव उतारा ना। तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन दोनों बराबर है। हालांकि ये जो न्यूट्रॉन है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता, हम दोनों को सेम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है ना ये वाले, तो यहाँ पे प्रोटॉन लिख सकता हूँ मैं, 6 और 6 12 प्रोटॉन हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन का यहाँ पे लिख दूंगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम्स। तो ये कितना आ जाएगा अपना, मास ऑफ वन कार्बन एटम बराबर हो जाएगा 12 और इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। और जो ये वाली क्वांटिटी है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स, इसको हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो जो मास ऑफ वन कार्बन एटम आ जाएगा अपना, वो हो जाएगा 12 AMU। तो यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, मास ऑफ वन कार्बन एटम बराबर हो जाएगा 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। क्योंकि मास बहुत छोटा है इसका, इसलिए AMU नाम दिया, एटॉमिक मास यूनिट। ये जो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स, इसको हमने AMU बोला है। थोड़ा अच्छा लिखता हूँ इसको, तो ये बराबर हो जाएगा 12 AMU, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा हमें, AMU की वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी, ये समझ रहे हो। और अगर 1 AMU की बात करें हम यहाँ पे, तो AMU यहाँ रख लेंगे और ये 12 से इधर डिवाइड कर देंगे इसको, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम बराबर हो जाएगा 1 AMU के, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं 1 AMU। तो 1 AMU बराबर हो जाएगा 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम, ठीक है। और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स, ठीक है। तो ये अपना इसका AMU की वैल्यू हो जाएगी। और फॉर्मूला बताना हो तो AMU का ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना। समझे यहाँ तक, कोई डाउट अभी तक कोई? तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात करते हैं हम मोलर मास की, ठीक है। तो हम जो ये क्या है, जो मोलर मास है उसका टोटल वेट है, ये वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम, मोल ऑफ एनी एटम, ठीक है। कोई भी एटम हो उसका अगर 1 मोल ले लें और उसका टोटल वेट देखा जाए, नेट वेट देखें, तो वो आएगा अपना मोलर मास के बराबर। तो हम पर्टिकुलर यहाँ पे बात करेंगे कार्बन एटम की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, क्योंकि मोल जस्ट नंबर है, तो 6.022 और इंटू 10 टू द पावर 23 और कार्बन एटम हो जाएंगे ये। तो जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम बराबर आया था अपना 12 AMU के। वो कैसे आया था ये बता देता हूँ, 6 प्रोटॉन और प्लस 6 न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सेम वेट होता है, तो 6 और 6 12 हो जाएगा ये। तो 12 मास ऑफ प्रोटॉन लिख देता हूँ इसको मैं, 12
मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें यहाँ पे हम तो 1.67 और इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, और इसी को हमने बोला था AMU, तो ये हो जाएगा 12 AMU के बराबर। ठीक है, तो जो पिछली स्लाइड में था यही निकाला था हमने। ठीक है, अब हमें वेट निकालना है, एक मोल ले लिया हमने, जैसे इतने लिए तो कितना, एक कार्बन एटम का 12 AMU, और इतने एटम लिए कार्बन एटम तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो 1 मोल, और इतनी जो ये नंबर है इसको हमने बोला है मोल, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 12 टाइम्स इंटू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो 1 मोल कितना हो जाएगा 6.022, और इंटू 10⁻23, और इंटू हो जाएगा ये AMU की वैल्यू भी रख देते हैं हम यहाँ पे, जो 12 AMU है, और इंटू ये होएगा, तो AMU की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो 1.67 और इंटू 10⁻24, ये ग्राम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो जो ये पहले वाली लाइन है इसको थोड़ा और सुधार देता हूँ, यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम आएगा। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, वो होएगा इतना। अगर इसको देखे जाए तो ये 23 और ये 24, तो नेगेटिव बचेगा, यानी डिवाइड बाई 10 कर देंगे इसको, और ये 6.022 इंटू मल्टीप्लाई होगा 1.67 से, तो ये नियरली इक्वल टू आएगा 10 से, तो ये भी कट जाएगा फिर, तो बचेगा क्या अपने पास 12, और ये बचेगा ग्राम, तो ये हो जाएगा अपना 12 ग्राम्स। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अगर 1 मोल कार्बन एटम लेंगे तो उसका जो वेट है वो आएगा 12 ग्राम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा अपना कार्बन का मोलर मास। ठीक है, या फिर इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, और कितने लिए 1 मोल ले लिए तो मोलर मास ही हो जाएगा, मोल के लिए आया है मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन एटम का मोलर मास कितना 12 ग्राम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक और मास। समझ रहे हो? अगर मान ले हम यहाँ कार्बन की जगह ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की करेंगे तो इसमें 8 प्रोटॉन और प्लस 8 न्यूट्रॉन और प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को हम तो कर देंगे 0 यहीं पे ही। ठीक, क्योंकि ये बहुत छोटा है, लगभग 1/2000 टाइम्स आया था ना मास ऑफ प्रोटॉन का, तो ये कितना हो जाएगा अपना 16 AMU के बराबर, 16 AMU। ठीक है, अगर उसका एक मोल का देखा जाएगा तो 16 ग्राम लगा देंगे, जैसे 12 था, एक कार्बन एटम का कितना 12 AMU, अगर एक मोल का देखा जाए तो AMU की जगह ग्राम ही चेंज करा हमने, तो ये हो जाएगा इस यहाँ पे 16 ग्राम, 16 ग्राम किसका, एक मोल का, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये 16 ग्राम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन लेते हैं इसका, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ये जो भी हमने अभी निकाला है ये। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है, इससे सारा समझ में आ जाएगा, जो भी अब हमने निकाला ना पिछले स्लाइड में सब समझ में आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक 64 ग्राम हमें ऑक्सीजन दी है, उसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने कितने होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो जो हमने सीखा था पिछली स्लाइड में, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर आया था अपना 16 ग्राम के। ठीक है, और हमें दिया कितना 64 ग्राम दिया है, तो इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे हम, 1 ग्राम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बाई डिवाइड हो जाएगा 16 से। तो देखो जाए यहाँ से अगर यूनिटरी मेथड देखें तो ये 1 करेंगे तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में
या इसको थोड़ा और अलग लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 16 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स, 16 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर हो जाएगा अपना 1 मोल। देख रहे हो, जैसे मास ऑफ 1 मोल या फिर 16 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, 1 मोल के बराबर हुआ। अगर 1 ग्राम में देखें तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर हो जाएगा 1/16 मोल्स। ठीक है, अब 64 ग्राम में देखना में तो ये हो जाएगा 64 ग्राम्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर हो जाएगा 1/16 और इंटू 64, और ये ग्राम और ये 64 भी ग्राम है, ये भी ग्राम था ना 16, तो ये कितने हो जाएंगे, मोल्स में आया ना, तो ये हो जाएगा मोल्स, यानी ग्राम से ग्राम मर जाएगा और 16 चौके 64, तो 4 मोल बन जाएंगे अपने, तो ये बराबर हो जाएगा 4 मोल्स के, और ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। या इसको वैसे भी देख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना 16 ग्राम, तो 64 ग्राम में कितने मोल बन जाएंगे, 4 मोल बन जाएंगे, 16 चौके 64 होता है, जैसे 64 है, 1 मोल में कितना 16 ग्राम, 2 मोल में 32 ग्राम, 3 मोल में 16 48 और 4 मोल में 16 चौके 64, तो 4 मोल में कितना ग्राम हो जाएगा 64 ग्राम, तो 4 मोल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आया है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकले, यहाँ से फॉर्मूला बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो जैसे ये दे रखा है ना नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर हुआ जो ये था अपना, ये है गिवन मास, तो ये हो जाएगा गिवन मास और डिवाइड बाई ये 16 ग्राम क्या था अपना, ये था जो अपना एक मास का मोल, जो 1 मोल का मास था, यानी ये मोलर मास हो जाएगा, 1 मोल का मास मोलर मास था ना, मोलर मास। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया था, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मास गिवन और डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास मतलब 1 मोल में कितना मास आया था, तो 1 मोल में कितना आया था अपना मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम आया था, 8 प्रोटॉन और प्लस 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 16 ग्राम बन गया था अपना आके लास्ट में। नंबर ऑफ मोल्स हो गया गिवन मास और डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब ये पढ़ेंगे सब तो सब में यही यूज होएगा, लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ेगा ये, तो इसके लिए इसको याद कर लें यहाँ पे। ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी पे बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछ लेंगे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन दे दी, तो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं ये, तो कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो हमें डरना नहीं है, ये वाली अप्रोच लगानी है यहाँ पे बस। ठीक है, सिंपल अप्रोच है ना। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो अब देखते हैं अपना मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर के लिए हमें चाहिएगा मोलिक्यूल। ठीक है, तो मोलिकुलर मास देखना हो तो हम करेंगे यहाँ पे मास ऑफ 1 मोलिक्यूल। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, तो मोलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, सेम एटम भी हो सकता है, डिफरेंट एटम भी हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो O2 एक मोलिक्यूल हो जाएगा ऑक्सीजन का, N2 एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मोलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, N2O दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, H2O दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ये मोलिक्यूल बोला जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक मिलते हैं, जैसे ये 1 और 1 2 बन जाएंगे, ये समझ रहे हो, नाइट्रोजन भी 2 है, तो ये एक मोलिक्यूल बोला जाएगा। अब तो जब 2 एटम्स मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा अपना, समझे। तो अगर यहाँ पे हम बात करें अपना ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये O2 रहेगा अपना यहाँ पे, तो ये बराबर हो जाएगा 2 इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन का मतलब 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो 2 एटम बनेंगे यहाँ पे। तो अगर बात करें हम यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल या फिर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन,
हम ऑक्सीजन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आएगा अपना 2 टाइम्स, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम का कितना वेट होता है, 8 8 16 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 16 और AMU, समझे। जैसे अगर ऑक्सीजन के एक एटम की बात करी जाए, एक एटम यानी 8 प्रोटॉन और प्लस 8 न्यूट्रॉन और प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, बट ये कितना है 8 8 16 और AMU आता था, ठीक है। ये अब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एटम जुड़ गए, एक नाइट्रोजन का इतना और एक और नाइट्रोजन हो जाएगा, तो 16 और जुड़ जाएगा उसमें, तो 16 16 32 AMU, तो बराबर हो जाएगा 32 AMU। अगर ग्राम में बात करें तो AMU की जगह ग्राम आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ, तो ये जो ग्राम में आएगा ये हो जाएगा मोलिकुलर मास। पिछली बार देखा था ना ग्राम में कैसे निकाला था हमने, जैसे यहाँ पे AMU की वैल्यू रखेंगे 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स, और जो अपना एवोगैड्रो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास 32 ग्राम आ जाएगा वो, ठीक है। इसको कहेंगे हम, जो ये वाला AMU में आता है वो होता है अपना मोलिकुलर मास, क्योंकि मोलिक्यूल तो यही है, तो ये हो जाएगा अपना मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 32 AMU। इसी तरह अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 14 14 14 28 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन में 28 AMU मोलिकुलर मास, 28 AMU, समझे। जैसे इसी पर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है अपना, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल present in 64 grams of ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस दी है हमें, और उसमें हमें ऑक्सीजन मोलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स पूछा है कितने होंगे, तो हम वो जो नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला था वही अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है, तो वो बराबर हो जाएगा गिवन मास और डिवाइड बाय, अब मॉलिक्यूल पूछा है तो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर या फिर मोलर ही लिख दो, मोलर मास। जैसे एक मॉलिक्यूल है ये, तो इसमें 2 एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन के, तो उसका डबल करना है मतलब ये, तो जैसे गिवन मास कितना अपना 64 और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, तो जो अपना ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना आया था 32 ग्राम आया था, ये ऑक्सीजन के लिए निकाला ना 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 ग्राम, तो ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, तो ये हो जाएगा 2 मोल्स, ठीक है। तो 2 मोल्स मिलेंगे किसमें, 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस में, किसके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। अगर ऑक्सीजन एटम पूछता तो यहाँ पे 16 से डिवाइड कर दे, 16 चौक 64 हो जाए, 4 मोल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना है, जब मॉलिक्यूल आ जाए तो उसका आधा कर देना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल 2 से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, जो मोल निकले थे हमारे उसका आधा, ठीक है, ना कि 64 का आधा, या फिर इससे निकालो या फिर उससे निकालो। तो ये जो मोलिकुलर मास है, मोलर मास है, वो सीधा रखना है, जो मॉलिक्यूल है उसका रख देंगे, मॉलिक्यूल के लिए पूछेगा तो, अगर एटम के लिए पूछेगा तो सीधा एटम का लिख देंगे, एक का पूछेगा तो एक का, 2 का पूछेगा तो 2 का, समझे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो भाई ये वाला क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर कर देगा। तो क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड द फॉलोइंग इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड दिया 98 ग्राम्स हमें, और ये ए से लेकर जी तक हमें बतानी है, ठीक है। और जो एटॉमिक वेट दिया हमें, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा ए वाला ऑप्शन जो है, मोल्स ऑफ H2SO4, तो 98 ग्राम में कितने मोल्स हैं H2SO4 के, वो हमें बताना है। तो ये वाला सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मास गिवन और डिवाइड बाई मोलर मास, तो ये बराबर हो जाएगा, मास गिवन कितना है 98 ग्राम्स, ठीक है, और डिवाइड बाई मोलर मास। तो हाइड्रोजन का एक दिया, तो कितना हाइड्रोजन है 2 है, तो 2 एकम 2,
तो यहाँ पे 2 और प्लस। अब सल्फर कितना दिया है, सल्फर 1 है, 1 मॉलिक्यूल में 1 है सल्फर, तो यहाँ 1 गुणा 32 यानी 32 के बराबर हो जाएगा ये। तो ये 2 + 32 और प्लस ऑक्सीजन का दिया है 1 ऑक्सीजन का 16, बट 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौके 64, तो यहाँ पे +64 और ये भी सारा ग्राम्स में, तो ग्राम से ग्राम मरेगा और ये भी जुड़ के हो जाएगा, सारा जोड़ के 98 हो जाएगा। 32 और 2 34 और 64 98, तो ये बराबर हो जाएगा 1 मोल के। ठीक है, तो 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल है, सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हमें, मोल्स ऑफ एस एटम, तो सल्फर एटम है उसके मोल्स कितने हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल में कितने मोल, इसके कितने एटम है, 1 एटम है 1 मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो अगर 1 मोल होते ये तो इसमें कितने हो जाते हैं, 1 मोल के बराबर हो जाते ये, तो ये बराबर हो जाएगा 1 मोल। क्यों, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल देखें तो हम इसमें 1 एटम है, ये एस का 1 एटम है। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स देख लें इसके तो उसमें भी 1 ही मिलेगा, करेक्शन 1 मोल ही मिलेगा। जैसे 2 होता तो 2 मिलते, 3 होता तो 3s मिलते, 4 होता तो 4s मिलते, 1 2 3 4 नीचे लिखते, जब 5 होता तो 5s मिलते, 1 मोल है तो 1 मोल s मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा अपना। अब है अपना सी वाला ऑप्शन है नंबर ऑफ एस एटम, तो नंबर ऑफ एस एटम यानी 1 मोल के बराबर है, तो 1 मोल कितने के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये इसके नंबर ऑफ एस एटम हो जाएंगे। ये समझ में आया, जैसे 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम है, 2 मॉलिक्यूल होते तो 2 एटम हो जाते एस के, 3 मॉलिक्यूल होते तो 3 एस के एटम हो जाते, 1 मोल होता तो 1 मोल एस एटम हो जाते, 1 मोल लिख दिया मैंने यहाँ। तो नंबर ऑफ एस एटम पूछा है, तो 1 मोल में कितने एटम, 6.022 इंटू 10⁻23, समझे। अब पूछा हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 हैं, 2 होते तो 4 हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते तो अपने पास 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखूँ मैं H2SO4, एक और बना दिया मैंने, मान लेते हैं, तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गए, हाइड्रोजन कितने हुए उसमें 4, 3 होते तो 6 हो जाते हैं, 1 मोल हुआ ये पूरा, तो कितने हो जाएंगे, 2 मोल के बराबर हो जाएंगे ये, तो हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे अपने 2 मोल के बराबर। समझ में आया कि नहीं, दुगना हो जाएगा ये, क्योंकि 1 मोल में 2 है, तो 2 में 4, 3 में 6, 1 मोल में 2 मोल। ठीक है, तो 2 मोल आ जाएगा। अब मास ऑफ सल्फर एटम बताना हमें, मास कितना रहेगा सल्फर, तो मास बताने के लिए क्या करें, वही वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मास गिवन और डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमें पता है 1 है, जैसे मोल्स ऑफ एस एटम 1 मोल आया तो नंबर ऑफ मोल्स कितना 1, और बराबर हो जाएगा अपना मास गिवन हमें पता नहीं, x मान लेते हैं उसको, डिवाइड बाई मोलर मास दिया हमें 32, तो ये हो जाएगा 32, तो x कितना आया, x आ जाएगा अपना 32 ग्राम। ठीक है, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा किसका, मास ऑफ सल्फर एटम, तो 32 ग्राम है, जो ये मॉलिक्यूल है ना सल्फ्यूरिक एसिड का उसमें 32 ग्राम तो अपना सल्फर है। ठीक है, अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम के कितने मोल हुए इसमें वो बताने हैं। जैसे एक ये उसमें 4 हैं, तो ये 1 मोल होता तो 4 गुना हो जाता, तो 4 मोल हो जाएंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर हो जाएगा 4 मोल के, ये इसका आंसर होएगा। अब पूछा हमें ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ग्राम एटम जो होता है ये मोल्स ही होता है, जैसे हाइड्रोजन के कितने मोल, 2 मोल ही हो जाएंगे, तो ये भी इसका भी आंसर 2 मोल ही हो जाएगा। ठीक है, 2 मोल्स, तो ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन मतलब इसका मतलब है मोल्स, तो कितने मोल्स है हाइड्रोजन एटम के, 2 मोल्स है। अगर मॉलिक्यूल आता तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखते, कितने होते, 1 मॉलिक्यूल में कितना है, जो ये पूरा है इसमें हाइड्रोजन एटम का कितना मॉलिक्यूल है, 1 है ना ये, क्योंकि 2 मिलकर बनाते, 2 हाइड्रोजन मिलकर 1 मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये 1 मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 1। ठीक है, तो ऐसे आता है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएंगे अपने। समझ में आया कुछ सब, तो अब इसके वॉल्यूम वाले कंसेप्ट की ओर चलते। तो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट क्या कहता है, अगर 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस होगा, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर।
ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, जो एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए 273 केल्विन और जो प्रेशर होएगा अपना वो 1 atm या फिर इसको 760 mm ऑफ HG भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जो नॉर्मल कंडीशन है किसी आइडियल गैस के 1 मोल के लिए एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर दिया है ये, ठीक, तो ये कंटेनर बोल दिया मैंने कोई, और इसमें मैंने डाले 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस। किस पे टेम्परेचर मैंने लिख दिया यहाँ पे 273 केल्विन, 273 केल्विन, और जो प्रेशर है वो मैंने लिख दिया 1 atm। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन आई तो जो 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस होएगा, अगर 1 मोल आइडियल गैस हमें डालनी है इस कंटेनर में, तो उसका ये जो पूरा जो भरेगा वॉल्यूम ये आएगा 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर। तो जो 1 मोल है वो इतना भर देंगे इसको 22.4 लीटर तक। समझे, ये जो अपने लैब्स में है इसका एक्सपेरिमेंट कर करके देखे गए हैं, ये सब बात सच्चाई है, सब सच्चाई है बातें। तो जो 22.4 लीटर है इसको हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम, समझ रहे हो। ये वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा, जैसे 1 मोल लिए किसी भी आइडियल गैस के और हमने जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करा, और उसमें उस केस में देखा जो 1 मोल थे वो किसी कंटेनर में डाले तो वो 22.4 लीटर तक भर दिया। यही तो बताया इसमें, और क्या है बस। और जो ये 22.4 लीटर है इसको हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। समझे, तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं यहाँ दूसरे पेन से लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा वॉल्यूम गिवन, जैसे मास गिवन था इसी प्रकार से वॉल्यूम गिवन और डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इसका अगर एक क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना देता हूँ अपना, फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल्स ऑफ CO2 एट एसटीपी। ठीक, कोई भी गैस मान सकते हैं हम। तो एसटीपी कंडीशन तो हमें दी है, इसी कंडीशन पे जो अपना मोलर वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, तो कितना दिया 3 मोल्स दिया हमें, तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। वही फॉर्मूला लगाएंगे हम नंबर ऑफ मोल्स वाला, तो नंबर ऑफ मोल्स है 3 और बराबर हो जाएगा वॉल्यूम गिवन। तो वॉल्यूम हमें पता नहीं कितना है, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। जैसे दिया है ना फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल्स, तो ये हमें ऊपर मान लेते हैं x है और डिवाइड बाय एट एसटीपी पे कितना घेरता है 22.4 लीटर, तो ये 22.4 लीटर हो जाएगा। तो x कितना है अपना, x बराबर हो जाएगा 3 चौक 12, 1 3 दूनी 4 1 7 और 3 एकम 3 दूनी 6, तो ये इतना आ जाएगा 67.2 लीटर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले तो देख लिए इसके, किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक और मास गिवन और डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, ये 2 अभी याद तो करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे केमिस्ट्री में पीछा नहीं छोड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसको ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 128 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले पढ़े हमने, दोनों को इक्वेट कर देंगे बस। नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा अपना मास गिवन और डिवाइड बाय मोलर मास। और जो दूसरा वाला फॉर्मूला था अपना वॉल्यूम गिवन और डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो इन दोनों को हम पुट कर देंगे। तो मास गिवन कितना 128 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 128 ग्राम्स और डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास सल्फर का हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन का 16 और 2 है तो 16 दूनी 32 और 32 और 32 64, तो 32 और प्लस 32। ठीक है, ये ग्राम्स में।
तो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम हमें पता करना है कितना ऑक्यूपाई करेगा, डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, जो एसटीपी होता है वो 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये ग्राम से ग्राम मर जाएगा और 64 दूनी 128 हो जाएगा, तो ग्राम से ग्राम और 64 दूनी। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर, तो ये 22 दूनी 44 और 4 दूनी 8, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका 44.8 लीटर। अगर किसी बंद कंटेनर में हम 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड डालेंगे एसटीपी पे, तो वो करेगी 44.8 लीटर ऑक्यूपाई कर लेगी वो गैस। ठीक है, करेक्शन जो मास है, ठीक है, तो 44.8 लीटर तक जाएगा वो। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वेश्चन दिया हमें हैबर बोस प्रोसेस के ऊपर, तो इन दोनों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, ये जो इक्वेशन दी ना इन्होंने ये वाली इसके ऊपर, क्योंकि ये जो आजकल है सबसे बड़े पैमाने पे यूज हो रही है इंडस्ट्रीज में अमोनिया बनाने के लिए। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड एंड अमोनिया प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो हमें नाइट्रोजन गैस दी है 14 ग्राम, तो इसका सोल्यूशन, जैसे ये जो होते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, तो जैसे इसका आगे 1 लगा है तो ये 1 और ये 3 और ये 2, जैसे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मिलके किसके साथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ तो बनाते हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, अमोनिया से इन दोनों को भी अलग कर सकते हैं हम, इन दोनों से अमोनिया बन सकता है, अमोनिया से दोनों बन सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसको समझाएंगे, जो हैबर प्रोसेस है ना इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो हमें क्या दिया है, 1 मोल मिलके 3 मोल के साथ बनाता है 2 मोल अमोनिया, बट हमें दिया 14 ग्राम, तो इसमें देखना पड़ेगा कितने मोल है नाइट्रोजन के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा मास गिवन और डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास गिवन कितना 14 ग्राम, और अगर मोलर मास की बात करी जाए N2 गैस है तो एक N होता है 14 और 2 है ये, तो 14 इंटू 2 यानी 28, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम्स, तो ये कितना है 0.5 मोल्स। ठीक है, तो जैसे ये दिया हमें 1 मोल मिलके 3 मोल के साथ 2 मोल बनाता है, बट हमें दिया है कितना आधा मोल दिया है, तो आधा मोल किसके साथ मिलेगा 1.5 मोल के साथ मिलेगा ये, तो बनाएगा कितना आधा ही कर देगा इसको, जैसे 1 का दुगना करेगा ये, जैसे 1 बना देगा इसको, या फिर इसका आधा हो जाएगा या इसका दुगना हो जाएगा। देखो अभी बताता हूँ, जैसे 5 मोल 0.5 मोल्स हैं, तो 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। ठीक है, और ये मिलके किसके साथ बनाते हैं, जैसे 1 मोल होता तो 3 के साथ मिलता, आधा मोल है तो 1.5 के साथ मिलेगा, तो 1.5 H2 और ये है गैसियस। ठीक है, और ये देता क्या हमें, ये देता है अमोनिया। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल का साइन होएगा, जैसे 1 मोल मिलके देता है 2 और आधा मोल मिलके देगा कितना, जैसे 1 का दुगना हुआ तो आधा का दुगना हो जाएगा, तो 1 मोल आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 मोल ऑफ NH3, और ये भी देगा गैसियस। देखो जैसे 1 मोल होता तो 2 बनता, आधा मोल है तो 1 बन जाएगा, इसका दुगना हो रहा ना, तो आधा का दुगना 1 हो जाएगा, तो 1 मोल बनेगा ये। ठीक है, तो ये जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ये होते हैं अपने नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स बताया हमें और उसका मोलर मास बताया, तो नंबर ऑफ जो मास है वो मिल जाएगा हमें। जैसे हाइड्रोजन के लिए देखें तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मास गिवन और डिवाइड बाय मोलर मास। जैसे नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 1.5 दिया है ना, तो 1.5 और बराबर हो जाएगा मास गिवन, हमें चाहिए रिक्वायर्ड मास चाहिए ना, मास गिवन, इसको x बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो x और डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हो जाएगा नीचे, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का 2 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, तो x अपना आ जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, 3 ग्राम्स, तो 3 ग्राम मास रिक्वायर्ड पड़ेगा हाइड्रोजन का। ठीक है, तब जाके मिलेगा हमें 1 मोल NH3। तो एक बार NH3 की भी वैल्यू चाहिए हमें, कितना अमोनिया बना, तो अमोनिया ग्राम में कितना आएगा वो देख लेते हैं। इसका तो नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो ये हाइड्रोजन के लिए, और यहीं पे मैं बता देता हूँ अमोनिया के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स तो 1 दिया अमोनिया के लिए, और मास गिवन x मान लेते हैं इसको भी अमोनिया के,
ये NH3 के लिए, ठीक है। और डिवाइड बाय हो जाएगा अपना मोलर मास, तो ये कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 और प्लस 3 इसका हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा ये। तो 17, तो x बराबर आ जाएगा 17 ग्राम्स, ठीक है। तो जैसे अगर 14 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और वो 3 ग्राम इसके साथ मिलके 17 ग्राम हमें देगा अमोनिया, तो ये अपने इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ मिलके 3 ग्राम हाइड्रोजन 17 ग्राम हमें देगा अमोनिया, और ये बड़े स्केल पे यूज हो रही है ये वाली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को और समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हैबर बोस प्रोसेस देखते हैं, इन दोनों सर को मिला है नोबेल प्राइज इसके ऊपर, ठीक है। तो जो अपनी एक तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस करके हमें देता है NH3 यानी अमोनिया, ये भी गैस में ही या फिर लिक्विड में मिलती है ये। तो इसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे पहले। तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 नाइट्रोजन हो गए अपने पास और 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए, तो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपनी इक्वेशन बैलेंस, जो पिछले क्वेश्चन में दिया था यही तो थी, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझते हैं। जैसे ये अपने पास नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन, ठीक है, H2 और N2 लिख रहा हूँ मैं इसके, तो इन दोनों का मिक्सचर जाएगा इसमें, ठीक है। ये मिक्सचर जाएगा इन दोनों का मिक्सचर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर, ठीक है। और जो इसका रेशियो है वो रेशियो है 1:3 बाई वॉल्यूम, ठीक है। अगर 1 लीटर नाइट्रोजन है तो 3 लीटर हाइड्रोजन जाएगी तब बनेगा ये, तो ये जाके बनेगा अपना। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होएगा एक, तो इसी जो ड्यूरेशन में है एक कैटलिस्ट यूज करेंगे हम, कौन सा, आयरन कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है रिएक्शन बढ़ा देता है किसकी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की, तो ये ज़्यादा जल्दी मिक्स होंगे और हमें ज़्यादा जल्दी अमोनिया मिलेगा, ठीक है। और इसका टेम्परेचर रखेंगे हम 400 से 450 डिग्री, और जो प्रेशर रहेगा वो 200 ATM पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होएगा, इसके बाद ये कूल करे जाएंगे, कूल डाउन, और जो अमोनिया होएगा वो बदल जाएगा अपने लिक्विड में, ठीक है। तो ये कूल डाउन करेंगे गैसेस को, और जो अमोनिया होएगा वो निकल जाएगा अपना, जो अमोनिया रहेगा वो अपना लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो अमोनिया AMMONIA, अमोनिया अपना लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा। और जो नॉन रिएक्टेड गैस रह जाएंगी या फिर अनरिएक्टेड गैस रह जाएंगी वो फिर से आके इसी वाले प्रोसेस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ नॉन रिएक्टेड गैस या फिर अनरिएक्टेड गैस, अनरिएक्टेड गैसेस, ठीक है। वो फिर से दोबारा वही प्रोसेस करते रहेंगे, आयरन कैटलिस्ट से गुजरेंगे 450 से 450 टेम्परेचर में और 200 ATM प्रेशर में, ठीक है। फिर से कूल डाउन होएगा, फिर से अमोनिया वो चेंज हो जाएगा, अपना टर्न हो जाएगा किसमें, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये बाहर ले लेंगे हम अमोनिया को। तो ये जो है अपना नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन, तो ये जो प्रोसेस है ये है अपनी फेमस प्रोसेस है, हैबर-बोस प्रोसेस, हैबर-बोस प्रोसेस, ठीक है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे यूज हो रही है अमोनिया बनाने के लिए, जो आजकल के इंडस्ट्रीज हैं उनमें, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएंगे अपने इसके। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।